and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about quota within the quota debate, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the subtopic welfare schemes for the vulnerable section. सो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एक बात तो आप सबको पता ही है कि सर्टेन कास्ट और कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है हमारे देश के अंदर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और उस रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स को दिया जाता है, 15% टू शेड्यूल कास्ट, 27% टू ओबीसी और रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इस आर्टिकल का ज़रा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए रिजर्वेशन है 15% का, इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट बस इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को ही मिल पाता है। एक बात तो आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कई सारे कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। मतलब एक ओवरऑल हम इस कैटेगरी को कहते हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अलग अलग कास्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग कास्ट उसके अंदर मेंशन्ड हैं। तो कुछ एक कास्ट उसमें ऐसे हैं जो थोड़े इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली फॉरवर्ड हैं। सारा का सारा ये रिजर्वेशन का बेनिफिट वो कास्ट उठा करके चला जाता है, सारा का सारा बेनिफिट उसी कास्ट को मिलता है। जबकि जो सच में पुअर है, बैकवर्ड है एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, उसको इस रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो इस कारण से फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई, कोटा विद इन कोटा या सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि 15% रिजर्वेशन तो है ओवरऑल शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन इसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास है, उसको इसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब मान लो टोटल 100 सीटें हैं तो 15 सीटें रिजर्व करी गई हैं शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए। और उसमें भी अगर मान लो इस तरह से कह दिया जाता है कि 3% सीटें इस एक्स्ट्रा जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट है उसके लिए रिजर्व है, मतलब आउट 100 सीटों में से 15 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें से भी कम 3 सीटें तो इस एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास के लिए ज़रूर रहेगा। मतलब अभी तक होता क्या था कि जो इसमें फॉरवर्ड लोग हैं, जो इस शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते तो हैं लेकिन एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली थोड़े से डेवलप्ड हैं, सारे के सारी 15 की 15 सीटें वही ग्रैब कर लेते थे। लेकिन अगर ये कैटेगराइजेशन ला दिया जाएगा, सब कैटेगराइजेशन यानी कि कोटा विद इन कोटा, देन एटलीस्ट दोज पीपल हु आर वेरी बैकवर्ड in this category, scheduled caste category, at least they will get some seats in public employment as well as admission in educational institutions. So this is the concept of quota within quota, and some of the states introduced this concept. For example, Tamil Nadu brought a 3% quota within the SC quota for Arunathiyar caste community in Tamil Nadu, while Punjab brought the similar laws for Valmikis and Mazhabi Sikhs within SC quota in its own state Punjab. लेकिन इन सारे स्टेट्स के इस प्रोएक्टिव डिसीजन के बाद इनके इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। एंड इन 2005 the decisions by these states to create quota within quota or sub-categorization of scheduled caste was challenged in the Supreme Court, and a 5 judges bench of the Supreme Court ruled against the sub-categorization of the scheduled caste on following grounds. तो देखो, इन स्टेट्स ने तो अच्छे इंटेंशन के साथ इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया कि कोटा के अंदर यानी कि रिजर्वेशन के अंदर भी हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और 5 जजेज की बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को, इस तरह के पॉलिसीज़ को स्ट्राइक डाउन कर दिया। और इसके पीछे 2 जस्टिफिकेशन दिए गए। पहला जस्टिफिकेशन था दैट दिस काइंड ऑफ स्टेप्स विल लीड टू पॉलिटिसाइजेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी, अलग अलग शेड्यूल कास्ट के अंदर भी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके वोट को कलेक्ट करने के लिए उनको फिर वो प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको
अलग से रिजर्वेशन दे देंगे शेड्यूल कास्ट के अंदर इन ऑर्डर टू गार्नर वोट सपोर्ट। तो इस कारण से इट विल लीड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिटिक्स दैट सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट वांट, एंड दैट इज व्हाई इट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज। एंड सेकेंड वाज, जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन टू द शेड्यूल कास्ट नॉट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बट बिकॉज दे वर सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया है कि ये गरीब थे या फिर इकोनॉमिकली या एजुकेशनली बैकवर्ड थे। इनको रिजर्वेशन इसलिए दिया गया, इनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि इनके खिलाफ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, इनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है फॉर सेंचुरीज, एंड दैट इज़ वाई दे आर बीइंग गिवन रिजर्वेशन। तो ये मामला अमीर या गरीब का है ही नहीं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड का है ही नहीं, सब के सब लोग, चाहे वो रिच शेड्यूल कास्ट का इंसान हो या पुअर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का इंसान हो, इन सब के खिलाफ पहले हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है और उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुई है। इस कारण से उसको बैलेंस करने के लिए इन सबको रिजर्वेशन दिया गया है। इनको रिजर्वेशन देने के पीछे ग्राउंड एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस या फॉरवर्डनेस है ही नहीं। सो एवरी पर्सन इन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, मे इट बी रिच और पुअर, शुड बी इंटाइटल्ड टू दिस रिजर्वेशन। देखो इस तरह का डिबेट कैसे निकल के आया वो भी ज़रा समझते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हो रही थी इन ऑर्डर टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम में रिजर्वेशन की बात रखी गई कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए ये रिजर्वेशन की बात रखी गई। तो फिर इस रिजर्वेशन के पॉलिसी को तो एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट देन अनदर क्वेश्चन वाज रेज्ड दैट दिस रिजर्वेशन पॉलिसी शुड एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, जब धीरे धीरे ये लोग इकोनॉमिकली और एजुकेशनली फॉरवर्ड हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे, देन दिस रिजर्वेशन पॉलिसी शुड एंड। व्हेन दीज पीपल, SC एंड ST पीपल गेट मेन स्ट्रीम्ड, देन दिस रिजर्वेशन पॉलिसी शुड एंड। ये आर्ग्यूमेंट रखा गया। इस आर्ग्यूमेंट को अपोज किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने इस आर्ग्यूमेंट को अपोज किया। उन्होंने कहा कि आवर बैटल is not for wealth, not for power, our battle is for freedom, for reclamation of human personality। इसका मतलब समझो, our battle is not for wealth, मतलब वो ये कह रहे थे इस आर्ग्यूमेंट को अपोज करते हुए कि हम रिजर्वेशन इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली फॉरवर्ड हो जाएं, ऐसा ये पैसे की बात है ही नहीं। अगर सरल शब्दों में बोले तो ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन हमें इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हमारे खिलाफ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ, इसलिए आने वाले टाइम में हमें रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए। और इस कारण से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों को ओपन एंडेड रिजर्वेशन मिल गया। इनके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगे, या कोई लिमिट नहीं रखा गया कि वो लोग जो एक लिमिट से ज़्यादा अमीर हो जाएंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस कारण से एक मान लो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट IAS ऑफिसर भी हैं तो उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रोविजन है। एंड दिस प्रोविजन वाज ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट ब्रॉट बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दैट दिस बैटल इज नॉट फॉर वेल्थ, इट इज़ फॉर सम सॉर्ट ऑफ ब्रिंगिंग बैलेंस बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस कमिटेड अगेंस्ट दीज पीपल। अब देखो इसका निगेटिव नुकसान तो, निगेटिव इम्पैक्ट तो अभी हमारे समाज पे आ रहा है। अब शायद से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना सोचा नहीं, उनको लगा कि इनको हमेशा के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाए, वही अच्छा रहेगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर भी जो लोग रिच हो गए हैं वही बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो रिच हो गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं, वही बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो सच में पुअर है, बैकवर्ड है, जिसके खिलाफ अभी भी इनजस्टिस प्रैक्टिस हो रहा है, उसको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। बाबा राव अंबेडकर के इस आर्ग्यूमेंट को के बेसिस पे ही एक जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस ऑफ 1976, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट शेड्यूल कास्ट आर नॉट कास्ट, दे आर क्लास इन इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि कोई रिच शेड्यूल कास्ट में कोई एक पर्टिकुलर कास्ट रिच है या कोई पर्टिकुलर कास्ट पुअर है तो उनके बीच में सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। वो सब मिलाकर के एक पर्टिकुलर क्लास हैं, और वो क्लास जिसके खिलाफ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हुआ है, तो उन सबको हमें एक जैसा देखना चाहिए। वो सारे लोग जो शेड्यूल कास्ट हैं उन सबको हमें एक जैसा देखना चाहिए, और वो लोग हैं जिनके खिलाफ कभी अनटचेबिलिटी होती थी और आने वाले टाइम में इसलिए उनको सबको रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम कई सारा है। पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपको गिना ही दिया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कि जो पुअर है, जो सच में जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। और दूसरा कि हमारे देश में
Now caste system and reservation system and क्लास डिवाइड हैज़ बिकम परमानेंट। अब हमारा देश अकेला ऐसा देश है पूरे दुनिया का जहां लोग बैकवर्ड होने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें एससी कैटेगरी में डाल दो, हमें ओबीसी कैटेगरी में डाल दो। मतलब यहां पे लोग चाहते हैं कि हम उनको बैकवर्ड कैटेगरी में डाल दिया जाए ताकि उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। तो इस कारण से हमारे देश में जो कास्ट डिवीज़न है वो परमानेंट हो गया है। जो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमेशा उस कास्ट को बिलोंग करते रहें और ताकि उनको रिजर्वेशन मिलता रहे, और बाकी लोग भी चाहते हैं कि वो उनका नाम बैकवर्ड लिस्ट में इंक्लूड हो जाए, शेड्यूल कास्ट लिस्ट में इंक्लूड हो जाए। सो दैट वे द कास्ट सिस्टम हैज़ बिकम परमानेंट। अगर ये सिस्टम नहीं होता, इमेजिन करो, और एक लिमिट के बाद जब सब लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता, सब लोग धीरे धीरे इकोनॉमिकली एजुकेशनली डेवलप हो जाते और कास्ट का फिर इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहता और धीरे धीरे हमारे समाज से कास्ट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता। तो ये सब कुछ निगेटिव चैलेंजेज हैं जो इस डिसीजन के कारण निकल के आ रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स इसका फ़ायदा भी है। एटलीस्ट दीज पीपल आर गारंटेड ऑफ सम प्रोटेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द टाइम टू कम। दे आर नॉट left to the decision of the political party or the government of the day। अब इस रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। देखो 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया जिसका नाम है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलाउ कर दिया। तो जो आर्ग्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ ये आर्ग्यूमेंट्स तो पहले से ही देश में डिस्कस हो ही रहे थे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कुछ एक लोगों को बस फ़ायदा मिलता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट वैसे भी अपने इस पुराने जजमेंट को चेंज करना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि वो सब कैटेगराइजेशन अलाउ कर दे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने 2005 के जजमेंट को रिवर्स करना चाहता था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप बाय स्टेप 2018 में अलाउ किया। इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ओवरऑल तो नहीं, नौकरियों के लिए या एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए तो नहीं, लेकिन प्रमोशन के केस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते ही हो। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ओबीसी के लिए एप्लीकेबल होता है। क्रीमी लेयर में होता क्या है कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ओबीसी के अंदर इस तरह का कुछ नियम है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए उससे ज़्यादा है आपके फैमिली की इनकम, तो आपको फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस पर्टिकुलर केस इन 2018 ब्रॉट फॉर शेड्यूल कास्ट एज फार एज प्रमोशन इज कंसर्न, कि प्रमोशन के केस में अगर आपकी एक लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो फिर आपको प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इफ़ यू आर इन क्रीमी लेयर, इफ़ यू आर डेवलप्ड बियॉन्ड अ सर्टेन एक्सटेंट। तो कुछ हद तक तो सब कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया शेड्यूल कास्ट के केस में। अब इसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे फिर रिव्यू पेटिशन डाला गया कि पूरे ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन को लेकर के भी हर जगह सब कैटेगराइजेशन अलाउ किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के केस में अलाउ कर दिया है सब कैटेगराइजेशन या कोटा विद इन कोटा, देन सेम कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाइड फॉर ऑल अदर फील्ड्स। यानी कि 2005 के जजमेंट को पूरी तरह से रिवर्स करने के लिए रिव्यू पेटिशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में। एंड दिस करंट न्यूज इज रिलेटेड टू दिस ओनली। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड दैट इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए लार्जर बेंच। जो पिछले बार की 5 जजेज की बेंच थी 2005 की, जिसने कहा था कि सब कैटेगराइजेशन विद इन शेड्यूल कास्ट इज़ नॉट अलाउड, तो अब उस जजमेंट को अगर रिवर्स करना है तो उससे लार्जर बेंच बिठाना होगा, 7 जजेज बेंच या 9 जजेज बेंच, तब जाकर के वो पुराने जजमेंट को रिवर्स कर सकते हैं। तो नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज अग्रीड दैट it will constitute a larger bench in order to discuss the idea. It will reconsider the concept of sub-categorization within scheduled caste. तो अगर ये sub-categorization within scheduled caste आ जाता है, then I believe it will be a welcome judgment. At least those people who actually need reservation benefits, those who are actually marginalized within the scheduled caste category, they will get benefit of it. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about how mosquitoes stopped breeding dengue in a particular city. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक पर्टिकुलर तरह का मॉस्क्यूटो होता है, फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। ये जो फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो होता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि डेंगू या चिकनगुनिया या जीका इन सब के वायरस को ये कैरी करता है, और जब ये हमें बाइट करता है तो फिर वो वायरस हमारे बॉडी में इंसर्ट कर देता है, जिस कारण से हमें डेंगू, चिकनगुनिया या जीका वायरस हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है। तो दिस
In one line, if I have to explain, I want to say that it is the Aedes aegypti mosquito that is responsible for transmitting dengue and chikungunya causing virus. अब इस फील्ड में डेवलपमेंट हुई है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था वर्ल्ड मॉस्क्यूटो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत रिसर्च किया जा रहा था कि कैसे डेंगू और चिकनगुनिया के स्प्रेड को रोका जाए। उसमें एक नई डेवलपमेंट निकल के आई, इसमें एक नई तरह की टेक्नोलॉजी निकल के आई, जिसमें इस वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नया तरह का बैक्टीरिया, एक वोल्बेसिया नाम का बैक्टीरिया, एक नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो के बॉडी में। तो ये बैक्टीरिया है वोल्बेसिया, नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरिया है, इसको इस मॉस्क्यूटो के शरीर में डाला गया, इसके बॉडी में इंसर्ट किया गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब एक बार वोल्बेसिया बैक्टीरिया इस मॉस्क्यूटो के बॉडी में डाल दिया जाता है तो फिर इसके अंदर जो डेंगू करने वाले या चिकनगुनिया फैलाने वाले वायरस होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वोल्बेसिया बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो अपने नंबर्स नहीं बढ़ा पाते। तो ये है फ़ायदा इस वोल्बेसिया बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करने का इन द बॉडी ऑफ दिस एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। इट डज़ नॉट अलाउ द डेंगू एंड चिकनगुनिया वायरस टू मल्टीप्लाई। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ओवरऑल डेंगू और चिकनगुनिया के स्प्रेड को रोका जा सकता है। ज़रा देखते हैं कैसे, इसका प्रैक्टिकल अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, अब इस टेक्नोलॉजी को फिर इम्प्लीमेंट किया गया इंडोनेशिया के अंदर। 2 साल पहले इंडोनेशिया के 2 इंपॉर्टेंट सिटी योग्यकार्टा एंड जकार्ता में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया, जहाँ पे बहुत सारे जो फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो हैं उनके अंदर वोल्बेसिया बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया गया। Over a period of time, these Wolbachia mosquito, they interbreed with local wild mosquitoes. Look, this is a Wolbachia infected mosquito, and there were many wild type mosquitoes in these cities of Indonesia. So they went for interbreeding. तो इनके बीच में जब इंटरब्रीडिंग हुई तो जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हुआ वो भी वोल्बेसिया इन्फेक्टेड था, क्योंकि उसका एक जो मदर है उसके अंदर तो पहले से वोल्बेसिया बैक्टीरिया था, तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग आया इसके अंदर भी वोल्बेसिया बैक्टीरिया था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ मल्टीपल इंटरब्रीडिंग एंड ओवर सक्सेसिव जनरेशन, 2 साल मच्छरों के लिए बहुत बड़ा समय होता है। हमारा लाइफ स्पैन होता है 70 सालों का, लगभग 60 सालों का, लेकिन मच्छरों का लाइफ स्पैन होता है 6 महीने 8 महीने। तो 2 साल में उनके 3-4 जनरेशन आ गए। तो ओवर सक्सेसिव जनरेशन्स हुआ क्या कि बहुत सारे जो ऐसे मॉस्क्यूटोज थे इन 2 शहरों के, दे ऑल ऑफ देम वेयर नाउ हैविंग वोल्बेसिया बैक्टीरिया, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द स्प्रेड ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 77%। तो अब डाटा सामने आ गया है, इन 2 शहरों के अंदर 2 साल के अंदर ही आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट द इंसिडेंस ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 77%, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन शहरों से डेंगू और चिकनगुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। APSC में मुझे उम्मीद है कि डेंगू या चिकनगुनिया को कैसे रोका जाए, इससे रिलेटेड कई सारे सवाल आने के चांसेस हैं, क्योंकि असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेंगू एंड चिकनगुनिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं। The next article is taken from Science and Technology segment. Again, it is about Falcon airborne warning control system that is being procured from Israel. This is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. So सबसे पहले समझते हैं what is airborne warning and control system. शॉर्ट में इसको कहते हैं AWACS. तो what is AWACS? देखो, इस फिगर की मदद से ही समझ लो, इस इमेज की मदद से ही समझ लो। ये जो ऊपर वाला ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, इट इज़ AWACS सिस्टम, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक तरह का रडार होता है जो किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। एक तरह का रडार है ये जो एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। इट इज़ नोन एज आई इन द स्काई। इससे फ़ायदा क्या होता है कि लगभग 400 किलोमीटर दूर तक भी अगर कोई एनिमी या हॉस्टाइल कोई एयरक्राफ्ट है या फिर ज़मीन पे भी कोई एनिमी का मूवमेंट हो रहा है तो उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। That is why it is known as eye in the sky. It is a radar that is mounted over an aircraft that can do surveillance up to 400 km, and it can help in detecting hostile aircrafts, cruise missile and other incoming aerial threats. As I said, it is fitted aircraft के ऊपर इसको फिट किया जाता है। It is a sophisticated radar जिसका नाम है Airborne Warning and Control System AWACS। अब जरा देखते हैं
इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि चाइना के पास टोटल 20 अवाक्स सिस्टम है, पाकिस्तान के पास 8 अवाक्स सिस्टम है, जबकि इंडिया के पास अभी तक सिर्फ 5 ही एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो द पॉइंट इज़ कि इंडिया के पास अभी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कम है, हमें और ज़्यादा चाहिए। इंडिया के पास जो 5 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है उसमें से 3 हैं वो फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। दिस फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हैज़ बीन प्रोक्योर्ड बाय इंडिया फ्रॉम इजराइल एंड इट वाज इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स इन 2019, जबकि बाकी जो 2 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है दे हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडियाज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड इट वाज इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स इन 2016। अब ये जो करंट न्यूज़ है वो देखते हैं। करंट न्यूज़ ये कह रहा है कि इंडिया के पास 5 तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम थे, 2 और फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हम प्रोक्योर कर रहे हैं, भारत सरकार खरीद रही है इजराइल से। तो अब टोटल हमारे पास 7 अवाक्स सिस्टम हो जाएंगे, 5 फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जो इजराइल से हम लेकर के आए हैं, जबकि 2 तो हमारे पास DRDO द्वारा बिल्ड एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है ही है। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ग्रोइंग टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन LAC। अब जब एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम हमने देखा तो ब्रीफली ज़रा देख लेते हैं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो आपको जानना चाहिए कि देखो इसी तरह का एक एयरक्राफ्ट नेवी भी यूज करती है। नेवी क्या करती है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया और US की नेवी यूज कर रही है, इंडिया की नेवी भी कुछ दिन बाद यूज करेगी। नेवी के इस तरह के एयरक्राफ्ट्स वो क्या करते हैं, वो ओशन के ऊपर इस तरह से फ्लोट करते हैं और उनका काम क्या होता है कि ओशन के अंदर वो सर्विलेंस करते हैं, पानी के अंदर कोई एनिमी का सबमरीन तो नहीं है, ये सब वो सर्विलेंस करते हैं। तो इसी तरह का जो एयरक्राफ्ट होता है अगर वो नेवी के लिए यूज किया जाए तो उसको हम कहते हैं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। अभी तो ऑस्ट्रेलिया और US की नेवी इसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इंडिया इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग 10 सच बोइंग P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम US। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी अब इंडियन नेवी को एयर से सपोर्ट मिलेगा। हमारी ये जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं ये ऊपर से सर्विलेंस करते रहेंगे और हमारी इंडियन नेवी को पहले ही बता देंगे कि कितनी दूर पे कोई एनिमी सबमरीन है, जिसको हमारी फिर इंडियन नेवी टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस इज़ द मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम AWACS सिस्टम। AWACS सिस्टम इज़ फॉर लैंड बाउंड्री while maritime patrol aircraft is for navy. The next article is taken from economy segment. It is about GST shortfall issue. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. इस आर्टिकल का देखो सबसे पहले अच्छे से बैकग्राउंड समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि GST शॉर्टफॉल इशू को मैंने डिटेल में कवर कर रखा है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29 जुलाई 2020। इस आर्टिकल को अच्छे से अगर आपको समझना है तो आपको GST का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने 29 जुलाई वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस के एडिटोरियल सेक्शन में GST के इस इशू को काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है, तो आप उसको पहले देख सकते हैं। ब्रीफली मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि करंट इशू आपको समझ आए। देखो GST जब 2017 में लाया गया तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज कर रहे थे GST को। उनका ऐसा मानना था कि GST के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रेवेन्यू की कमाई है वो कम हो जाएगी, and that is why the state governments were opposing the implementation of GST. So in order to assure the state governments that there will be no shortfall of revenue because of GST, the government of India made a commitment that it will compensate for GST shortfall for next 5 years if there is any। यानी कि आने वाले 5 सालों में अगर GST लाने के कारण अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई नुकसान होता है, ओवरऑल रेवेन्यू कमाई में कमी आती है, तो भारत सरकार कंपनसेट करेगी। तो ये है GST कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट। और GST स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर GST लाने के कारण अगर कोई लॉस होता तो उसको कंपनसेट करेगी भारत सरकार। उसको कंपनसेट करने के लिए भारत सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्पेशल फंड बनाया जिसका नाम रखा गया GST कंपनसेशन फंड। और GST कंपनसेशन फंड में पैसा कहाँ से आता है? बाय GST कंपनसेशन सेस। तो कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे टोबैको, पान, सिगरेट या लग्जरी कार्स, उन पे एक्स्ट्रा GST सेस लगाया जाता है और उससे जो कमाई होती है GST सेस की कमाई वो GST कंपनसेशन फंड में जाता है और फिर GST कंपनसेशन फंड की मदद से भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को GST के कारण जो शॉर्टफॉल होता है या रेवेन्यू लॉस होता है उसको मेकअप करती है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अगर इससे और डिटेल में जानना है तो आप 29 जुलाई वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम अगला अभी का करंट न्यूज़ समझते हैं, करंट इशू समझते हैं।
तो देखो 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई कल। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाइड टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ जीएसटी शॉर्टफॉल टू द स्टेट्स। इस बार भारत सरकार ने कहा कि वो अभी के लिए जो जीएसटी में लॉस हुआ है स्टेट्स को वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटी काउंसिल क्या होता है वो भी ज़रा समझ लेते हैं। देखो जीएसटी जब अमेंडमेंट किया गया तो एक बॉडी बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, जीएसटी काउंसिल, अंडर आर्टिकल 279(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी काउंसिल के अंदर उसके चेयरमैन होते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। उसके अलावा बाकी सारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। इसका वोटिंग पैटर्न ज़रा समझ लो। जीएसटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वोटिंग का पावर दिया गया है 1/3 यानी कि 33%, जबकि स्टेट्स को कलेक्टिव वोटिंग पावर दिया गया है 66%। तो और कोई भी डिसीजन को लेने के लिए टोटल 75% वोट सपोर्ट होना चाहिए स्टेट जीएसटी काउंसिल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को वीटो पावर है, क्योंकि अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 33% वोट है। तो अगर कोई भी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती है तो अपने आप 75% वोट पूरे नहीं हो सकते और उस केस में वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो और वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसी पार्टी के कई सारे स्टेट्स में भी रूलिंग चीफ मिनिस्टर से रूलिंग गवर्नमेंट से, तो इस कारण से 75% डिसीजन वोटिंग बना पाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो सरल शब्दों में जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो मोर और लेस एप्लीकेबल हो ही जाता है। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। मैंने क्या बताया? भारत सरकार ने कहा कि इस साल वो जीएसटी में शॉर्टफॉल के कारण जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वो मेकअप नहीं कर पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी के लिए। उन्होंने एक एस्टिमेशन रिलीज़ किया है, एक प्रोजेक्शन रिलीज़ किया है। उन्होंने बताया कि देखो इस साल फिस्कल ईयर 2020-21 में ओवरऑल प्रोजेक्टेड रेवेन्यू लॉस विल बी समवेयर अबाउट 3 लाख करोड़। तो जो भारत सरकार की उम्मीद थी कि जितना वो कमाएंगे उससे लगभग 3 लाख करोड़ कम की रेवेन्यू जनरेट होगी बिकॉज ऑफ जीएसटी। और ये जो 3 लाख करोड़ की रेवेन्यू लॉस है उसमें से बस 22% यानी कि 65,000 करोड़ के आसपास ही वो जीएसटी कंपनसेशन फंड से कमा पाएंगे। याद करो मैंने क्या बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी के कारण जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा विद जीएसटी कंपनसेशन फंड, और जीएसटी कंपनसेशन फंड में पैसा आएगा फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन सेस। अब भारत सरकार कह रही है कि इस साल तो 3 लाख करोड़ का टोटल लॉस होने वाला है, लेकिन जीएसटी कंपनसेशन सेस से तो हम बस 65,000 करोड़ कमाएंगे। मतलब अभी भी टोटल लॉस होने वाला है 2,35,000 करोड़ का। अब उसके ऊपर से उन्होंने ब्रेकअप करके दिखाया। उन्होंने कहा कि जो 2,35,000 करोड़ का लॉस होने वाला है इस साल फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन, आप यहाँ पे देखो किस तरह से एकाएक से डिप खा गया था। जैसे ही मार्च के एंड में लॉकडाउन लगा तो आप देखो रेवेन्यू कितना सारा कम हो गया। 7,000 करोड़ की कमाई हुई थी इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम जीएसटी, सीधा अप्रैल में वो घट करके 32,000 करोड़ हो गया। मई में भी कम रहा, जून में भी कम रहा। तो द पॉइंट इस कि इस साल तो जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुआ है और भारत सरकार कह रही है कि लगभग 3 लाख करोड़ तक का हमें नुकसान होगा इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन में, और बस 65,000 करोड़ हम कमा पाएंगे फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन से। तो टोटल शॉर्टफॉल है 2,35,000 का। एंड दिस 2,35,000 करोड़ में से भी अगर रियल लॉस देखा जाए तो जीएसटी लाने के कारण जो लॉस होगा दैट विल बी ओनली 97,000 करोड़, जबकि रिमेनिंग जो शॉर्टफॉल है 1,38,000 करोड़ का दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ कि भारत सरकार का कहना है कि अगर ये कोविड-19 नहीं होता तो लॉस होता लगभग 97,000 करोड़ का, रेवेन्यू में कमी आती 97,000 करोड़ की, और वो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल भारत सरकार मेकअप कर देती। लेकिन इस साल रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ गया है 2,35,000 करोड़ का। ये जो एक्स्ट्रा 1,38,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। अब इतना सारा लॉस भारत सरकार अभी के लिए कंपनसेट नहीं कर पाएगी। फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा इस जीएसटी काउंसिल मीट में कि दिस कोविड-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड एंड यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट कंपनसेट फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ रेवेन्यू नाउ। अभी के लिए तो हम मेकअप नहीं कर सकते इतना सारा पैसा। तो फिर से एक बार देखो टोटल लॉस कितना हुआ है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल 2,35,000 करोड़ का। टोटल तो वैसे 3 लाख की कमी होगी, लेकिन 65,000 हम जीएसटी कंपनसेशन सेस से कमा लेंगे, लेकिन 2,35,000 हमारा लॉस हो जाएगा, इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे। उसमें से जीएसटी के कारण है 97,000 करोड़, जबकि कोविड के कारण है 1,38,000 करोड़। अब भारत सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। पहला ऑप्शन है
कि ये जो आपका जीएसटी में शॉर्टफॉल हुआ है 97,000 करोड़ का, इतना पैसा आप आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। तो जिस स्टेट को पहला ऑप्शन लेना है उसका जो भी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ जीएसटी, अब ये भारत सरकार ने अपने किसी पैरामीटर से कैलकुलेट करके बताया है कि किस स्टेट का, अब ये 97,000 इंडिया के 28 स्टेट्स को मिला करके हैं, उनमें से अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग अमाउंट होगा। असम का जैसे लगभग 3 करोड़ के आसपास है, हर का अपना अपना अमाउंट है, तो वो उतना पैसा आरबीआई से लोन बोरो कर सकते हैं एंड दे विल हैव टू पे बैक दिस अमाउंट टू द आरबीआई विथ इंटरेस्ट बाय 2022। लेकिन अगर ऑप्शन 1 को ये चूज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, देन देयर कंपनसेशन एंटाइटलमेंट विल बी प्रोटेक्टेड। मतलब ये जो कंपनसेशन से कमाई होगी, कंपनसेशन सेस से कमाई होगी, जो कंपनसेशन उनका बनता है वो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिटर्न कर देगी। जैसे कि मैंने इस केस में बताया कि असम सरकार का मान लो 3 करोड़ का कंपनसेशन बनता है जीएसटी के अंदर, तो अभी के लिए 3 करोड़ का लॉस हो गया, वो 3 करोड़ जाकर के आरबीआई से लोन ले लें और इंटरेस्ट पे आरबीआई को चुका दें, वो जो कंपनसेशन अमाउंट है बाद में भारत सरकार उनको दे देगी। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है कि जो टोटल शॉर्टफॉल हुआ है वो लगभग 2,35,000 करोड़ का हुआ है, तो अब अगर टोटल शॉर्टफॉल अगर पर्टिकुलर स्टेट का देखा जाए, जैसे असम के केस में देखा जाए तो वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास जाएगा। जैसे सिर्फ जीएसटी के कारण 3,000 करोड़ के आसपास हुआ था, ओवरऑल कंपनसेशन लॉस देखा जाए, रेवेन्यू शॉर्टफॉल देखा जाए तो वो 10,000 करोड़ के आसपास जाएगा। तो हर अलग अलग स्टेट अपना जितना टोटल उनको लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 प्लस जीएसटी शॉर्टफॉल, वो पूरा का पूरा पैसा जाकर के वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल 2,35,000 करोड़ कैन बी बोरोड फ्रॉम आरबीआई बाय डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस विल हैव टू बी पेड बैक बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय 2022। लेकिन दूसरा ऑप्शन अगर स्टेट एक्सप्लोर करने जाते हैं तो उस केस में उनको कंपनसेशन एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा, जो उनका कंपनसेशन बनता है वो पैसा उनको बाद में नहीं मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस लेकर के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स भी कह रहे हैं कि दे आर कन्फ्यूज, उनको बातें समझ नहीं आ रही है, उनको अनड्यू भी लग रहा है। तो इस पर जैसे ही और क्लैरिटी आएगी हम लोग और इसको एनालाइज करेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए तो यही अंडरस्टैंडिंग है, अभी के लिए तो यही क्लैरिफिकेशन दिया है भारत सरकार ने। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपको जीएसटी के कारण जो लॉस हुआ है, अगर बस आप वो आरबीआई से लोन लेते हैं तो फिर बाद में आपका कंपनसेशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल जितना लॉस हुआ है कोविड-19 प्लस जीएसटी के कारण जो लॉस हुआ, अगर आप वो पूरा का पूरा पैसा आरबीआई से लोन लेने जाते हैं तो फिर आपका कंपनसेशन एंटाइटलमेंट आपको बाद में नहीं मिलेगा। दैट इज़ द 2 ऑप्शन दैट हैज़ बीन ब्रॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और भारत सरकार ने 7 दिन का विंडो दिया है। 7 दिन में आप सोच लो, जिस स्टेट को ऑप्शन 1 के लिए जाना है दे कैन गो फॉर ऑप्शन 1, तो जो वांट टू गो फॉर ऑप्शन 2 दे कैन गो फॉर ऑप्शन 2। Let us see some prelims related factual information that came in the newspaper. First one is related to Land Bank. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal launched a national GIS-enabled land bank system which will help investors to get real-time information about availability of industrial land and resources. Second one is related to tribals of Andaman and Nicobar. The Great Andamanis are one of the 5 particularly vulnerable tribal groups that reside in Andaman's archipelago, and this is one of the first cases of COVID-19 infected amongst the endangered particularly vulnerable tribal group of the region. The Great Andamanis, उनकी टोटल नंबर है बस 74, उसमें से 5 लोगों को कोविड हो गया है। दे स्पीक जेरू लैंग्वेज, ये सब याद रखना। द 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रिसाइडिंग इन द अंडमान एंड निकोबार, जो 5 ट्राइबल्स हैं जो ग्रेट अंडमान में रहते हैं वो हैं जरावाज, ओंग्स, सोमपेंस एंड नॉर्थ सेंटलीज। The next topic is about Mansar Lake. A comprehensive Mansar rejuvenation and development plan for initiating the process of development, rejuvenation and beautification of Mansar wetland has been started. तो अब ये न्यूज़ में तो इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए मंसर लेक के बारे में कुछ चीज़ें याद रखना। मंसर लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज़ डिक्लेयर्ड एज ए रामसार लेक, रामसार डेजिग्नेटेड साइट इन November 2005. That's all from our side for today. Thanks for watching.